चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन कोई है जो इस बजट की गूंज से दहशत में है, डरा हुआ है, परेशान है, हैरान है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां हिंदुस्तान के बजट को लेकर पाकिस्तानी आवाम ही नहीं अपनी सरकार को कोसने में लगी है। वही हिंदुस्तान की रक्षा बजट ने शहबाज शरीफ को पसीना पसीना कर दिया है। हिंदुस्तान में जहां मोदी के नाम की जय जयकार हो रही है, वहीं भारत के भारी भरकम बजट को देखकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building, in recognition of their contribution. हम जो है ना कॉन्स्टेंटली अपने बजट को डिक्रीज कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बढ़ा रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बांग्लादेश में कोई भी इंडिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ आप ये जो भी बजट पेश होता है ना, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था, रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफिल किया था। 50,65,000 करोड़ का भारी भरकम बजट, मिडिल क्लास को बड़ी सौगात, हर वर्ग का मोदी ने दिल जीत लिया। भारत के बजट की चर्चा दुनिया में, हर कोई इस बजट को एक नजीर मान रहा है। लेकिन इससे उलट कोई है जो भारत के इस बजट से दहशत में। हिंदुस्तान में जहां मोदी की जय जयकार हो रही है, दूसरी ओर पाकिस्तान की आवाम शहबाज को पानी पी पी कर कोस रही है। पाकिस्तान के बजट से 11 गुना बड़ा है भारत का बजट। पाकिस्तान ने पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 14,460 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए का बजट पेश किया था, जबकि भारत ने इस बार 50,65,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। वही नौकरी पेशों के लिए 12,75,000 तक की आय को टैक्स फ्री कर भारत ने हर किसी को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के हालात दुनिया में किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान भले ही हिंदुस्तान से लाख मुकाबला करने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान खुद जानता है कि हिंदुस्तान के सामने उसकी औकात क्या है। भारत के रक्षा बजट को देख शहबाज शरीफ भी पसीना पसीना है, क्योंकि हिंदुस्तान के रक्षा बजट का आकार ही पाकिस्तान में दहशत भरने के लिए काफी है। केंद्र सरकार ने रक्षा बजट का भी विशेष ध्यान रखा। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें 1,61,528 करोड़ रुपए हथियारों की खरीद के लिए रखे गए हैं, जिससे भारत फाइटर जेट, टैंक, गोला बारूद और मिसाइल खरीदेगा। हिंदुस्तान जहां दिन रात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर वो पाकिस्तान है जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कंगाल है, भूख से भी बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने पाकिस्तान की आवाम को सुना। पाकिस्तान की आवाम सीधे सीधे हुक्मरानों से ये पूछ रही है कि एक तरफ भारत जो है वो लगातार तरक्की करता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। एक दो नहीं, 11 गुना बड़ा जो बजट है वो हमारी हुकूमत ने पेश किया, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर अब क्या करे। इतना ही नहीं, जो रक्षा बजट था पिछले साल के मुकाबले इस साल रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। और यही सरकार से पाकिस्तान की आवाम सवाल भी पूछ रही है कि हिंदुस्तान के पास जितना पैसा है, जितनी दौलत है, वो आराम से कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास महज 10 दिनों का पैसा है सरकार के पास। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं। लेकिन हम सीधे चलते हैं हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ जमील अली दहतो साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। जमील अली दहतो साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप पत्रकार हैं, पाकिस्तान के हैं, आप पाकिस्तान की नब्ज को समझते होंगे, पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझते होंगे, पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है वो आप समझते होंगे। लेकिन भारत के बजट के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम
खुले तौर पर भारतीय हुकूमत की, भारत सरकार की तारीफ करती नजर आ रही है और पाकिस्तानी हुक्मरानों पर सीधे प्रश्न चिन्ह उठा रही है, उसके मायने क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि जो बजट के इन्होंने अदाद शुमार दिए हैं, जो जिनको हम आंकड़े कहते हैं, उसको देख के तो बिल्कुल हिंदुस्तान की आवाम को और सरकार को मुबारकबाद देनी चाहिए इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए। और दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की हुकूमत जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह अपने मुल्क के मामलात को वो आगे बढ़ा रही है, ये एक अच्छे साइंस हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी अपनी जो मुआशी पॉलिसीज हैं उसमें कुछ मजीद बेहतरी लानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वजूहत थी कि भारत के पास इतना पैसा है जिसका अभी आपने जिक्र किया। और भारत ने जो बजट पेश किया है, भारत के बजट में और पाकिस्तान के बजट में जो फर्क है वो क्या है, और इसकी वजूहत क्या है। देखिए, अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूर अपनी कमी कोताहियों को देखना पड़ेगा और उसको फिर उससे सबक सीखते सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इंसान अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करे, उनको तस्लीम करने से इनकार करेगा, तो यकीनी तौर पे वो फिर आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कभी भी वो अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पे फिर उसको अगला रास्ता मिल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब हिंदुस्तान का जो बजट है उसको अगर हम देखते हैं तो जो सूरत हाल हिंदुस्तान में है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का बजट है उसको देखते हैं, तो उसके बाद फिर जो अवामी मसाइल या अवाम की तरफ से जो रिएक्शन आता है, ये एक फितरी रिएक्शन है। देखें, बजट में हिंदुस्तान की जानिब से कई मामला ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स फ्री किया गया है। उसी तरह फिर पाकिस्तान में जब बजट दिया गया था उसमें बहुत सारे मामला थे जिसमें उन्होंने टैक्स को दुगना कर दिया है। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जिस तरह टैक्स पे टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे अवाम तो इससे शदीद तौर पे डिस्टर्ब होगी। और अवाम क्योंकि सियासी और दीगर मामलात में जो एक पॉलिसी बयानात होते हैं वो नहीं देती, वो एक खुलकर अपने ख्यालात का या जो उनकी ख्वाहिशात होती है उनका इजहार कर देती है। तो जो हकायक हैं उस पर तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि जो भारत का बजट है और जो पाकिस्तान का बजट था उस पर जमीन आसमान का फर्क है। और ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ फर्क है, इस पर सिर्फ जबानी तौर पर तनकीद करनी है या फिर इसको तब्दील करना है, यानी इसमें जो कमी कोताही हमें नजर आ रही है तो उसको तब्दील करना पड़ेगा। तो यकीनी तौर पर शहबाज सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की जो अवाम है उनको किस तरह रिलीफ दे सकते हैं या वो उनको किस तरह से अच्छी जिंदगी मुयसर होने के लिए जो सहूलियात देनी चाहिए वो उस पर किस तरह काम करेंगे, ताकि जो लेकिन फर्क क्या है आपको लगता है उसको... जमीर जी कि पाकिस्तान की हुकूमत उस पर काम कर रही है? मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखे हैं यूट्यूबर्स के, पाकिस्तान के, जिनसे ये पता चलता है कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान में चरम पर है। कुछ ऐसे आईफोन्स हैं जिनको आसानी से भारतीय जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो भी खरीद लेता है, लेकिन वहां पर हायर क्लास उसे खरीद रहा है। वहां पर उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान का जो हमेशा से मसला रहा है उस पे सियासी या फिर दीगर मामलात की चादर में उनको ढांपा जाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो असल मसला है वो पाकिस्तान की दो किस्म की जो थ्योरी है वो है। एक, पाकिस्तान की जो एलीट है वो दिन ब दिन अमीर होती जा रही है, दिन ब दिन जो एक दिन जो अरबपति था वो अगले दिन खरबपति बन जाता है। लेकिन उसके बरक्स जो पाकिस्तान की आम जनता है, जो पाकिस्तान की आम आवाम है, उसके पास जो एक दिन लाख रुपए का मकरूज होता है वो अगले दिन 2 लाख रुपए का मकरूज हो जाता है। तो पाकिस्तान में गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। और यही तकसीम जो है इसने पाकिस्तान के अंदर एक हैजान बर्पा किया हुआ है, एक बेचैनी पैदा की है जिसको समझने की जरूरत है। इस वक्त भी अगर पाकिस्तान की जो सरकार है उसने इसको सियासी मसलहतों की चादर के नीचे लपेटने की कोशिश की और हकायक को तस्लीम करने से इनकार किया, तो यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। देखें, जैसे आपने मोबाइल फोन की बात की या आईफोन की बात की, तो देखें एक वक्त था जब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब मिसाल देते थे तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के जो आम आदमी है वो भी इंपोर्टेड गाड़ियां चलाता है, जबकि हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर्स थे उनके पास भी वहां की लोकल इंपोर्ट की लोकल बनाई हुई गाड़ियां होती थी। और हम अक्सर फिल्मों में देखा करते थे कि पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान बना था तब से लेकर एक अरसे तक हिंदुस्तान के जो वज़रा होते थे उनके पास वही पुरानी और वही अपने मुल्क की बनाई हुई गाड़ियां नजर आती थी।
तो यही वो अयाशी और प्लानिंग का फर्क है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बजट इस वक्त पाकिस्तान से 11 गुना बढ़ गया है। 11 गुना जबकि बढ़ गया है। पाकिस्तान का जो बजट है मैं उसमें डिबेट में रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी को भी लाना चाहूंगा। शिवदान जी, इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है, अगर हम पाकिस्तान के बजट की बात करें तो उससे ज्यादा इस बार का हमारा केवल डिफेंस बजट है। आप ओवरऑल बजट छोड़ दीजिए, डिफेंस में हमने उतना ही रकम लगाई है जितना पाकिस्तान का बजट है। देखिए, भारत की जो डिफेंस है, इस वक्त भारत पूरी दुनिया में एक ताकत बन चुका है, जिसको सुपर पावर बोलते हैं। तो सुपर पावर बनने के साथ साथ भारत क्वाड का सदस्य भी है, जिसमें 4 देशों की नेवी जो है, जो दक्षिणी चीन सागर है, उसमें उन्होंने डिफेंस बनाई हुई है। इस प्रकार से भारत ने आकाश में, पानी में और थल पर, जमीन पर, तीनों जगह अपनी डिफेंस को मजबूत किया है। इस बार की डिफेंस में भारत समुद्री जहाज, पनडुब्बियां और तरह तरह के इस तरह के सामान अपने बजट, अपने डिफेंस में ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम और भी राफेल विमान फ्रांस से खरीद रहे हैं, जिससे कि हमारी एयरफोर्स मजबूत हो, नेवी मजबूत हो। इसके साथ साथ स्थल सेना के लिए भी हम एडिशनल अच्छी तोपें ले रहे हैं और बहुत सा गोला बारूद ले रहे हैं, जिससे हमारी थल सेना भी मजबूत हो। इस प्रकार से हम अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत और भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अब हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। तो इसलिए भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान के नॉर्मल बजट के बराबर से भी ज्यादा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है शिवदान जी, कि आखिर पाकिस्तान धीरे धीरे, होता क्या है कि हम तरक्की की तरफ जाते हैं, कोई भी मुल्क धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाता है, बैक नहीं आता। बैक हम गाड़ियों में जरूर करते हैं, लेकिन वो भी उसे सुरक्षित पार करने के लिए या फिर आगे निकलने के लिए। लेकिन किसी भी मुल्क का पीछे की तरफ जाना, वो क्या कहता है? देखिए, पाकिस्तान ने 80 के दशक से ऐसी पॉलिसी अपनाई जिनके कारण पाकिस्तान का विकास रुक गया और पाकिस्तान बैक में जाने लगा। आपको याद होगा, 80 के दशक में अफगानिस्तान में रूसी सेना आ गई थी। अमेरिका को कोई ऐसा पिट्ठू देश चाहिए था जो अपने लोगों को अमेरिका की तरफ से लड़ाए और उनको, उनके बदले में अमेरिका उनको, उस देश को थोड़े घने पैसे देगा। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवादी तैयार किए, अपने पूरे मदरसों में, अपने पूरे शिक्षा संस्थानों में आतंकवादी तैयार किए, जिन्होंने जाकर के अफगानिस्तान में रूसी सेनाओं से छापामारी लड़ा। वो एक तरह के आतंकवादी बने वहां पर जाकर के, और उस प्रकार रूसी सेना वापस गई। रूसी सेना तो वापस चली गई, अमेरिका काम हो गया, मगर ये जो अपने देश में आतंकवादी तैयार किए, इनकी वजह से पाकिस्तान का विकास रुक गया। पाकिस्तान में विदेशी निवेश 0 हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे कोई भी देश ऐसे देश में निवेश नहीं करना चाहेगा जिस देश में चारों तरफ हिंसा ही हिंसा का माहौल हो। आपको देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अक्सर पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी हमले होते हैं। आतंकवाद, अभी जिस तरह से पाकिस्तान में बलूच के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी युद्ध कर रही है, तो इस तरह के जो वाकया हैं, ये पाकिस्तान के अपने क्रिएटेड हैं, जिनको पाकिस्तान ने खुद टीटीपी की बात कर लीजिए, और बड़ी आराम से उनके जो नौजवान हैं वो अपने विकास के रास्ते से हट करके अब इस तरह के रास्तों पर पड़ गए हैं, जिसकी वजह से देश का विकास रुक गया है। जमीर जी, से इसका जवाब लेते हैं। जमीर जी, आपने सुना रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी को, जो पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के बारे में, और ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसी स्पॉट्स हैं, चाहे वो अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें, चाहे हम टीटीपी की बात कर लें, जिनसे पाकिस्तान खुद परेशान है। तो ऐसे में मुल्क की आवाम की बेहतरी होगी कैसे? देखिए कर्नल साहब जो बात कर रहे हैं, ये मैं भी एक ज़माने से कहता आ रहा हूँ कि 80 के दिहाई में जो पाकिस्तान की पॉलिसीज बनी थी, जिसमें उन्होंने अफगान जिहाद को अपनाया था अमेरिका के कहने पे, उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की रुककर पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके बाद पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें जो इस पे कोई अपना इजहार ख्याल करते थे, उनको दबा दिया जाता था। लेकिन अब सूरत हाल जाकर तब्दील हुई है कि अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जो भी इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली जो कुव्वतें हैं, उनकी अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो जिहाद हो रहा है, जैसे टीटीपी पाकिस्तान है और उसके अलावा जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी है या इस तरह की दीगर तंजीमें जो काम कर रही हैं,
वो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन है, उनके हाथों में खेल रही है और वहां से उनको फंडिंग आ रही है और वो खुलकर लेकिन ये पाकिस्तान में बताइएगा ना दहशत जमीर गर्द जी, टीटीपी की स्थापना करने में मदद किसने की? पाकिस्तान के हुक्मरानों ने की ना। अगर आप आग से खेलेंगे तो जलने की संभावना तो रहेगी ना, इससे इनकार तो नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इससे इनकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस तरह की चीजों से इनकार करते रहेंगे तब तक आप अपने मसाइल को हल करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये बात मैंने कहा है कि 80 के दिहाई में जब पाकिस्तान ने अफगान जिहाद को गोद लिया तो उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की रुक गई। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग गया था, बदकिस्मती से उसी वक्त पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगा था। लेकिन इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं, एक अरसे से तकरीबन 15 साल से तो मैं खुद उसको कवर कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली पार्टीज हैं उनको एक तरह से उनकी हौसला शिकनी की जा रही है। तो ये एक वो साइन है जिससे पाकिस्तान के आगे बढ़ने के इम्कानात बढ़ गए। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को समझेंगे नहीं, अपने मामलात को सुधारेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना आप आगे बढ़ने की तरफ बढ़ सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो 30 से 40 साल का अरसा है, 80 और 2025 में तकरीबन 45 साल का अरसा है, तो 45 साल के अरसे में जो मामलात खराब हुए, यकीन तौर पे उसको सुधारने में कुछ वक्त तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर तो आप मुझे बात कर रहे हैं सुधारने की तरफ, अगर चीजें चल रही हैं, इमरान खान साहब को जेल में रखा गया, 100 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं, पीटीआई के समर्थक, पीटीआई के नेता सड़कों पर है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इमरान खान जो हैं वो वहां की हुकूमत के खिलाफ जरूर होंगे, लेकिन वहां की जनता के पसंद में नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान से आप जितने भी सियासी इख्तलाफात करना चाहें वो तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की एक अवामी मकबूलियत है, इमरान खान का एक वोट बैंक है, और इमरान खान का जो वोट बैंक है उसकी जो हकीकत है उसको पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ने खुद भी जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें पाकिस्तान में बजाय जमहूरी इदारे मजबूत हो, उन्होंने इंतहा पसंदी और दीगर चीजों को सपोर्ट किया या उनको प्रमोट किया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपने ही दौर का जो लास्ट टेन्योर था वहां पर जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे या जो वहां के मकामी लोग थे उनकी एक मुश्तरका कोशिशों से वहां पर दोबारा लोगों को आबाद किया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल खड़े कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह कि पाकिस्तान में हमेशा हुक्मरान जो आते थे वो पॉलिसीज बनाते थे अपने 5 साल के लिए जब वो उनकी हुकूमत हो, और वो आगे फ्यूचर का नहीं सोचते थे। यही वजह है। अब देखें, इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं उसमें करप्शन के चार्जेस हैं। इसके अलावा 9 मई का एक वाकया हुआ था जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट के दौरान उनके लोग जो है वो पाकिस्तान के जो डिफेंस के इदारे हैं या जो इलाके हैं वहां पर घुस गए थे। देखें, आप इस बात को माने कि दुनिया मानती है कि जब भी आप कहीं लड़ाई की तरफ या इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। तो इस बात में चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, या फिर हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की सोच रखने वाली पॉलिसी हो वाली कोई जमात हो, तो जब भी कोई जमात इंतहा पसंदी की तरफ जाने की कोशिश करती हो तो उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकता, ना तो देश तरक्की कर सकता है, ना आपकी सोसाइटी में कोई बेहतरी आ सकती है। तो इमरान खान की जो सियासी मकबूलियत है इसको बिल्कुल हम मानते हैं, उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी की जानिब से जो कुछ एक्शंस लिए गए थे उसमें कई जगह पर ऐसी गलतियां थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इमरान जमीर खान जी, को एक सवाल का जवाब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम भी इसको सुन रही है, वो भी जानना चाहती होगी कि जब बजट पाकिस्तान में बनाया जाता है तो क्या बजट में 2047 जैसे हम देखते हैं अपना एक विजन लेके चलते हैं, 2050 का हिंदुस्तान लेके चलता है, क्या इस तरह का कोई विजन होता है क्या पाकिस्तान में बजट बनाते समय कि आने वाले 25 साल 30 सालों में हम कहां पहुंचेंगे, उसका विजन होता है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके बारे में तो मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे मुल्क के लोग या मेरे दोस्त इससे इख्तलाफ करते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब बजट बनाया जाता है तो पाकिस्तान का बजट बुनियादी तौर पे वो
दो नंबर फिगर्स के साथ बनाया जाता है, वो पाकिस्तान की आवाम का या अपने मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी तरीके से ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे आवाम का जो प्रेशर है या आवाम की तनकीद का सामना ना करना पड़े। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमारे पास जो हुक्मरान आते रहे हैं वो सिर्फ अपनी दौरे हुकूमत की पॉलिसीज बनाते रहे, वो अपनी आवाम या अपने मुल्क के बारे में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना सके, जिस वजह से अब तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई है जिसको हम कह सकते हैं कि जी विजन है, जो कि 2050 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, 2040 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, कोई 10 साल पॉलिसी, कोई 50 साल पॉलिसी या कोई 5 ये साल आपने एक पॉलिसी बहुत नहीं बड़ी है। बात कही है। शिवदान जी, आप सुन रहे होंगे बहुत ही स्पष्टता बिल्कुल। से, बहुत ही साफगोई से जमीर भाई की इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जो पूरी पिक्चर है वो बता रहे हैं कि जब विजन नहीं होगा, जब हम हमेशा जो काम करते हैं भविष्य को ध्यान में रख के करते हैं कि हमारे इस काम का आने वाले समय में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और यहां तो मुल्क चलाने की बात है। देखिए, जमीर साहब ने बहुत अच्छे अपना निष्पक्ष विचार रखे हैं, बहुत अच्छे विचार हैं जमीर साहब के, मैं इनकी तारीफ करता हूं। साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे इस कदम का आगे क्या असर पड़ेगा। अभी देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, रूसी सेनाओं के खिलाफ जब इन्होंने अपने पूरे नौजवानों को तैयार किया, जो नौजवान देश के विकास में सहयोग करना चाहिए था, वो नौजवान अमेरिका के सहारे पर रूसी सेनाओं से लड़ रहे थे। पाकिस्तान को इसमें नहीं पड़ना चाहिए था चक्कर में, क्योंकि इससे पूरे देश का इन्होंने विकास रोक दिया और देश बर्बादी की तरफ बढ़ गया। 90 के दशक में जब पूरे दुनिया में विकास की आंधी चल रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद में व्यस्त था और इसी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने बंद हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। और किसी भी नेता ने, पाकिस्तान के ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया कि हमें अपने देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार योजनाएं बनानी चाहिए। उन्होंने खाली आज के बारे में सोचा था कि आज मेरी सत्ता कैसे मेरे हाथ रहेगी और किस करो मैं इसको प्लीज करूं और किस तरह से अपने आगे बढ़ूं। तो इसलिए ऐसे में भविष्य क्या होगा? आम आदमी को खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा है। किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी जमीन है, सबसे नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी आज पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों है? उनके नेताओं के कारण ही है केवल। ये केवल नेताओं के कारण। और जमीर जी, आपको नहीं लगता, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि नेचुरल जो रिसोर्स है, इसके अलावा आपके पास बलूचिस्तान जैसी खूबसूरत जगह है, अगर चाहे तो पर्यटन के तौर पर उसे बहुत ही अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता था और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी वहां पर लगाया जा सकता था, लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं। कभी उस दिशा में या तो सोचा नहीं गया या सोचा तो कभी काम किया नहीं गया। देखिए, पाकिस्तान का जो शुरू से प्रॉब्लम रहा है वो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो सरकार थी वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती थी, जिस वजह से कोई भी पॉलिसीज का एक तसलसल कायम नहीं रह सका। बुनियादी तौर पे जैसे कमर साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास सबसे अच्छी ज़मीन है, सबसे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान जैसा एक बड़ा इलाका है जो खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर अगर खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो दी जाए तो वहाँ से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुआशी फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, वहाँ पर रेकोडिक गोल्ड माइन निकल आई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ सोच का और लीडरशिप का है। अगर पाकिस्तान में जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था, अगर उसको कंटिन्यू किया जाता तो उसके बाद फिर अब पाकिस्तान की ये हालात नहीं होते जो अभी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप पॉलिसीज बनाते हैं तो पॉलिसीज एक दो दिनों में तो बनती नहीं है, या फिर उन पॉलिसीज के जो असरात मुरतब होते हैं वो एक दो दिनों में नहीं होते, उसके लिए कई साल चाहिए होते हैं। अब सालों पर मुहित अगर आप पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, दिनों के हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे तो उनके कोई आपको अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। इस वक्त भी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है या इस वक्त जो पाकिस्तान की एक मुश्तरका सरकार है जिसको हम कहते हैं कि सवाए तहरीक इंसाफ को छोड़ के बाकी तमाम जमातें इस वक्त सरकार में है या फिर एक दूसरे की इत्तेहादी हैं, तो इनको इस वक्त भी ये चाहिए कि वो अपनी सियासी और अपनी जो पार्टी पॉलिसीज है उनको साइड पे रखकर अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी एक नेशनल पॉलिसी बना जाए जिसको हम कोई मुआशी पॉलिसी का नाम दें, जिसको आप नेशनल पॉलिसी के तौर पे देखें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ज्यादा समय नहीं लगेगा इस सारे जो मुआशी सूरत-ए-हाल इससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से कोई पॉलिसीज बनाएंगे नहीं मुस्तकिल,
माफ कीजिएगा। तो मुस्तकिल पॉलिसीज अगर आप नहीं बनाएंगे, आर्जी बुनियादों पर पॉलिसीज बनाएंगे, तो उसके नतीजे यही निकलेंगे जो आज हमारे सामने नजर आ रहे हैं। वो साफ तो नजर आ मुझे रहे ऐसा हैं जी। जमीर जी, वो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन कर्नल शिवदान जी, एक आखिरी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हैं, वो एक पिच पर आ सकते हैं और एक साथ ये तय कर सकते हैं कि नहीं, हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है? अभी जो होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनकी जो सोच है पाकिस्तान के नेताओं की, वो इतनी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि उनकी विचारधारा में विकास के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उनका देश को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का कोई स्थान ही नहीं है। वो केवल सत्ता के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से इस चाल चल करके सत्ता प्राप्त हो जाए, सत्ता प्राप्त होकर के उनका नॉर्मल एग्जिस्टेंस हो जाए और किस प्रकार से वो अपना सत्ता पूरी कर सकें। इसलिए, और उनको हमेशा ये डर है कि पता नहीं पाकिस्तान की सेना कब उनकी सत्ता छीन ले उनसे। ये भी एक डर है कि इसलिए पाकिस्तान की सेना कब सत्ता छीन ले। सत्ता को पाकिस्तान में बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी आपका और जमीर अली दहतो साहब आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी और ये बताया कि भारत का बजट पाकिस्तान पर किस तरह से भारी और पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। और कहा भी ये जाता है कि सोच बदलो, नियत बदलो, तभी तो तरक्की होगी।